नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। लोग कहते हैं आखिर अली भाई आपके साथ मसला क्या है? क्या आपका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है? किसी दिन आप इतनी अच्छी अच्छी मस्बत बातें करते हैं हुकूमती इक़दामात के मुतल्लिक और किसी दिन इतनी कड़ी तनकीद। मैंने कहा पूरा वक्त अगर देखो, अगर पूरा साल नोट करो तो 4 मौसम बदलते हैं और मौसम की मुनासबत से बात करनी चाहिए। फिर लोग हैरान हो जाते हैं। भाई एक दिन ही अगर देख लो तो कभी दिन और कभी रात, दोनों के मंजर फ़र्क हैं। मैं एक सहाफ़ी हूँ, जो देखूँगा उसके मुतालिक आपको बताऊँगा। अच्छा दिखेगा तो अच्छा बताऊँगा, बुरा दिखेगा तो बुरा बताऊँगा। मैं अपने दिल में कोई किसी के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ भर के नहीं आता, या मेरी किसी हुकूमत या किसी सियासी जमात, सियासी शख्सियत से कोई नफ़रत नहीं है। मुल्क की मुआशी तरक्की होती दिखेगी तो आपको कहूँगा हाँ भाई हो रही है। अगर मुल्क की मुआशी तरक्की में रखने आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो बताऊँगा हाँ। अगर मुझे लगेगा कि टैक्स निज़ाम बेहतर हो गया तो मैं बताऊँगा टैक्स निज़ाम बेहतर हो गया। अगर मुझे लगेगा कि मुआशी तरक्की मुमकिन है तो बोलूँगा मुमकिन है। जहाँ हुकूमत सही काम करेगी वहाँ उसकी जनाब तारीफ़ करेंगे, और जहाँ गलत काम करेगी वहाँ उसकी इस्लाह करेंगे, उस पर तनकीद भी करेंगे। तो ये बात तो एक रियलिटी है, इसको अंडरस्टैंड करो। ये इससे निकलो। ये जो मैं तल्लत हामिद मीर या सलीम साफ़ी नहीं हूँ, मेरा माइंड सेट नहीं बना हुआ कि मैंने इमरान को बुरा ही कहना है। नो, ना ही मैं जो हूँ वो चौधरी हूँ या भट्टी साहब हूँ कि मैं आऊँगा तो मैं तारीफ़ ही करूँगा, उसके अलावा मैं नहीं करूँगा। सही होगा सही बात, गलत होगा गलत बात। आगे चलते हैं। अभी लोगों को समझ में आई भाई कि सहाफ़त क्या होती है, न्यूट्रलिटी क्या होती है, समझ में आई। और मैं तो क्लियरली कहता हूं कि मैं किसका सिंपैथाइजर हूं, बता चुका हूं। अब आते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। बात हुई स्टॉक मार्केट की, तो प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मुझे बताया गया है कि 253 पॉइंट की हमने कमी देखी है। 32,462 पे आ गया स्टॉक मार्केट। क्यों भाई, कुछ तो मानते हो? भाई मैं सीठी साहब की तरह रिकॉर्डिंग नहीं दिखाऊंगा पुरानी प्रोग्रामों की कि मैं कहता था मार्केट 32,000। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट गिरेगी, और मैं भरोसेमंद आदमी हूं। मुझे पुरानी क्लिपें दिखा के आपको भरोसा नहीं दिलवाना। आप जानते हो मैं बात क्या करता हूं। हाँ, ठोक बजा के 16 आने अपनी तरफ से। अल्लाह बड़ा बोलना बुलवाए। मार्केट नीचे गई, आपने देखा ये वही मार्केट थी जो 53,000 पॉइंट से ऊपर थी, गिरती, ठुड्डे खाती, मार खाती, नीचे गिरी 32,462 पॉइंट के ऊपर आज खड़ी है। कल लोग नाच गाना कर रहे थे मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट का ताल्लुक तो भाई किसी चीज़ से भी नहीं है, ये तो स्क्रिप्ट से चल रही है। और स्क्रिप्ट किसी हुकूमत ने, किसी सियासी जमात ने, किसी गैर मुल्की एजेंडे पे चलने वाली स्क्रिप्ट नहीं है। ये माशी स्क्रिप्ट है जिसको लिख दिया था एडम स्मिथ ने। ये वो स्क्रिप्ट है जो मईशत दानों ने लिखी है। इसे कहा जाता है बिजनेस साइकिल, और बिजनेस साइकिल का उसूल है कि इसमें नशेब व फराज दोनों होंगे। और ये फराज शेर वाला नहीं, ये हकीकत वाला फराज। नशेब व फराज होंगे, ये समुंदर की लहरों की तरह होगा, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कभी मार्केट गिरेगी और कभी उठेगी। सिंगल डायरेक्शन मार्केट नहीं होती, यूनी डायरेक्शन मार्केट नहीं होती। तो इसको थोड़ा अपने माइंड में क्लियर करो कि स्टॉक मार्केट अगर आज गिर रही है तो मुस्तकबिल में ये इसमें लचक है, ये गिर के दोबारा उठेगी भी। हो सकता है मजीद और गिरे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता किस पॉइंट तक गिरेगी। लोग बोलते हैं यार अली भाई कहां तक गिरेगी। मैंने कहा वो तो हद मुतय्यन नहीं की जा सकती, लेकिन यह जरूर बताया जा सकता है कि गिरने के बाद उठेगी। दूसरा सबसे अहम सवाल जो मुझसे पूछा जाता है वो ये, अली भाई रियल एस्टेट का क्या बनेगा? अरे भाई ये गवर्नमेंटों की, ये बैनुल-अक़वामी सतह की स्क्रिप्ट होती है, यहां पे गेम फर्क होती है। अभी इन लोगों का एम ये है कि पाकिस्तान का सारा पैसा उठे और हुकूमती खजाने की तरफ जाए, क्योंकि मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका था है। ठीक है, अब ये क्या चाहते हैं कि आप अपने पैसे निकालो स्टॉक मार्केट से, वहाँ पे टैक्स लगेंगे, मुख्तलिफ किस्म के और कदगनें लगेंगी, और रियल एस्टेट से पैसा निकालो और लेकर आओ हुकूमत की तरफ। जैसे माजी में नहीं आपने देखा था, बैंकों को हम डिपॉजिट करते थे पैसे, वो सारे के सारे उठाकर हुकूमत को दे दिया करते थे। अब वही फिल्म चलने वाली है। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, बैंकों ने क्या करना है, आपको तो कर्जा देना नहीं। अब 14% कहाँ से कमाओगे, 14% कहाँ से कमाओगे कारोबार में? 16% कारोबार में तो नहीं कमा सकोगे ना भाई। कौन सा कारोबार करोगे? अब वो गलत कारोबार तो आपको कोई नहीं बता सकते ना। अब पाकिस्तान जैसी गिरती, तड़पती, मार खाती, ठोकरें खाती मईशत के अंदर
14% 16% कमाना तो नामुमकिन है, मुश्किल है, चलो नामुमकिन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। ये चाहेंगे सारा का सारा पैसा रियल एस्टेट से निकले, सारा का सारा पैसा प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से निकले, सारा का सारा पैसा स्टॉक से निकले और हुकूमत की किटी में किसी न किसी तरीके से चला जाए। फिर हुकूमत चौधरी हो जाएगी, कुछ अरसे तक एक लाइफ लाइन मिल जाएगी इनको और ये अपना कारोबार ज़िंदगी चलाएंगे। पाकिस्तान में बेहतरी की गुंजाइश उतनी ही है जितनी है। मैंने मईशत की पूरी किताब कल छान ली, यकीन करो। अभी तो मैंने सोच लिया मैं उसे रद्दी में भेज दूंगा। पाकिस्तान में क्या फ़ायदा मुआशियात और इक़्तिसादियात की किताबें पढ़ने का या उनको समझने का। एक मुल्क की पैदावारी सलाहियत बढ़ ही नहीं सकती जब तक कि उस मुल्क के अंदर वसाइल मौजूद ना हो, वसाइल में इजाफा ना हो। यह मैं चैलेंज करता हूँ। और दूसरी चीज़, एक मुल्क की पैदावारी सलाहियत, पैदावारी जो आप कह सकते हैं कि काबिलियत बढ़ ही नहीं सकती जब तक कि उस मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना हो। अगर किसी को शक हो, मईशत की किताब उठा ले, हाँ भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री वालों, हमारे पैसों से, हमारे टैक्स से दिए एसी चला के जो एंजॉय कर रहे हो ना इस्लामाबाद के अंदर, सुनो ये बातें, लिखो अपने पास। ये इकोनॉमिक्स की किताब निकालो, जोन सी मर्जी आपको पसंद है, और उस किताब के अंदर पढ़ो कि पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी एक मुल्क की पैदावारी सलाहियत तब तक बढ़ नहीं सकती जब तक वसाइल में इजाफा हो। और नंबर 2, जब तक के मुल्क के अंदर जदीद तकनीक ना आए तब तक नहीं बढ़ सकती। बैठ के वहां पे कलम लेके लगे रहते हैं, टैक्स आएगा, होगा, यूं होगा, ऐसा होगा। मेरा दिमाग घूम जाता है इन लोगों की बातें सुनने का। भैया आप अपना माइंड लगाओ ना, इधर इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन में लग गए। वैसे तो मादर साहब कैसा दिया मैंने कहा था ना, मैंने कहा था खान का कुछ पता नहीं होता। आप अपनी तरफ से बड़ा सोच रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, पर खान का कुछ पता नहीं। भाई अभी सफ़र के दौरान मैं इमरान खान के मुतालिक कोई बात नहीं करूँगा। इंशाल्लाह खैर खैरियत से पाकिस्तान पहुँच जाए, फिर उसके बाद जो अच्छी बुरी बात करनी तब करेंगे जब खान आ जाएगा। अभी भाई सेफली लैंड करे, बड़ा प्यारा काम करके आया, इंग्लिश काम करके आया वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और बड़ा दिल खुश किया है। और अल्लाह का करम है कि हमारे मुल्क की इज़्ज़त में इजाफा हुआ है और मुस्तकबिल में नोटू आए तो और अच्छा लगेगा। हमें ज्वाइन किया है जनाब अहमद चिनाई साहब ने। ये डाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, इनका तारुफ तो करा दिया है। ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ ना, फिर इनके साथ हम गुफ्तगू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, सारे सवालों के जवाब लेते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं बार बार एक ही चीज़ दोहराता हूँ, लोग बड़े हैरान होते हैं, पता नहीं मेरा टेप रिकॉर्ड कहाँ फंस गया है। मैं बार बार कहता हूँ मईशत की किताब को खोलो, इक़्तिसादियात की किताब को खोलो। मुझे मौका मिलता है, तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ, पक्की उम्र के लोगों को भी पढ़ाने का मौका मिलता है। और एक चीज़ जो मैंने बार बार सीखी है, कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं। ये तालीम, ये इल्म एक समुंदर है। रोज़ किताब खोलता हूँ, मुझे पता लगता है कि मैं कितना लाइल्म हूँ, मुझे कितनी सारी चीज़ों से वाकफ़ियत नहीं है। मैं गुजारिश करूँगा, मैं ख़ुद तो मिडिल क्लास आदमी हूँ, शायद मौका न मिले मुझे इस मुल्क की ज़्यादा खिदमत करने का, लेकिन मईशत की किताब खोलें, उससे कुछ सीखें। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ बड़े अहम मेहमान शामिल है। गुफ्तगू है, ब्रेक पे जाने से पहले उनका तारुफ मैंने आपसे कराया था। अहमद चिनाई साहब डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चिनाई साहब। अब मेरे जहन में उभरते बहुत सारे सवालात हैं। बात पहली ये है कि ये चीज़ तो एक वाज़ेह हो गई कि चाहे बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ भी होता रहे, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के मुतल्लिक अब ज़्यादातर आरा ये हैं कि बैनुल-अक़वामी दबाव की वजह से, जो कि बैनुल-अक़वामी माशी दबाव की वजह से मैं बता रहा हूँ, बैनुल-अक़वामी माशी हालात की वजह से और पाकिस्तान के मौरूज़ी हालात की वजह से ऐसा महसूस होता है जैसे कारोबार में सुकड़ाव आएगा। अगर कारोबार में सुकड़ाव आता भी है, सुकड़ता भी है कारोबार, इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी बहुत स्टैग्नेट भी करती है, तो उसके बावजूद हम कैसे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर रहे, हमारे मुल्क की सरमायाकारी की सूरत हाल बेहतर रहे और बिलखुसूस हमारे यहाँ तजारती और सनती शोबे को ज़्यादा नुकसान न पहुँचे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, इस वक्त बजट के बाद एक स्टैंड स्टिल मार्केटों में आया हुआ है। जिन्होंने डेवलपमेंट करनी थी, नई इंडस्ट्रीज़ लगानी थी, जिन्होंने अपने ट्रेड को बढ़ाना था, जिन्होंने अपने फॉरेन विज़िट को बढ़ाकर अपनी ट्रेड को प्रमोट करना था, मेरा ख़्याल है वो सारे इस वक्त रुके हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि ये बजट के क्या इम्प्लिकेशंस आएंगे, किस तरह आगे हम फर्दर चल सकते हैं, क्या नई इंडस्ट्री लगाना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्या नया ट्रेड करना या नए कॉन्ट्रैक्ट्स करना, उसमें जो कबाहतें हैं बजट की, जो इम्पेडिमेंट्स हैं, वो सारे इरिटेंट्स रिमूव हो गए हैं या नहीं। ये बहुत सारे सवाल या निशानात हैं जिस पर बातचीत हो रही है। लोग आपस में एक दूसरे से तबादला ख्याल कर रहे हैं। सबसे बढ़ के जो ज़ीरो रेटिंग ख़त्म की है SRO 1125 रिसेंट किया है, उसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे। आजकल में ये ख़बरें आ रही थी कि जी जो सेल टैक्स रिफ़ंड का तरीक़ाकार है वो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया जाएगा कि इमीडिएट रिफ़ंड एट डोर स्टेप। तो ये सारी चीज़ें अभी स्टैंड स्टिल हैं। इकनॉमी का एक महीने के लिए रुक जाना, लेट से एंड जून से लेकर थर्ड वीक जुलाई आ गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं है, मैं समझता हूँ। और इसके फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स आते हैं। अगर एक महीने का लॉस हमें होता है काम करने का या चीज़ें आगे मूव ना होने का, तो ये लॉस जो है वो मल्टीप्लाई होकर 6-8 महीनों तक चला जाता है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूं। शौक से बाहर आना है। आप मईशत को बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं। बात यह कि हमने अपने टैक्स टारगेट्स रिवाइज कर दिए, हमने अपनी टैक्स रेट्स को रेशनलाइज कर दिया। बहुत जगह हमने देखा कि हम एम्बिशियस टारगेट्स को लेकर चल रहे हैं वेयर रेवेन्यू इज़ कंसर्न, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग अर्निंग्स और वेजेस ऑफ द इकोनॉमी यानी प्रॉफिट मार्जिन्स भी अगर उसके अंदर काउंट कर लिए जाएं, क्या उनमें भी इसी कदर इजाफा दिख रहा है जितना गवर्नमेंट के एम्बिशियस रेवेन्यू टारगेट्स हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं देख रहा। मैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरी बात करता हूँ। जो हम अर्निंग्स देखते हैं, जो वेजेस में राइज होने की बात कर रहे हैं, जो हमारे ओवरहेड्स अब बुरी तरह से बढ़ गए हैं, मैं समझता हूँ कि हम ब्रेक इवन तो क्या, एक सस्टेनेबल लॉस के पीरियड से भी अगर बाहर आ जाएं तो एक बहुत बड़ी बात होगी। ये सस्टेनेबल लॉस भी जो है वो वही कंपनीज अफोर्ड कर सकती हैं कि जिनके पास पीछे रिज़र्व कैपिटल बैकअप होता है। जो कंपनीज बिल्कुल ही नॉमिनल मार्जिन्स पे चल रही थी, उनके पास कोई रिज़र्व्स नहीं थे, मैं नहीं समझता कि उनकी सर्वाइवल जो है वो आगे बढ़ सके। ये एक ऐसा सिनारियो है जिसमें लोगों को बड़ी गहरी नज़र रखनी पड़ेगी, वॉच एंड सी वाली बात करनी पड़ेगी कि हम चीज़ों को देखें और फिर आगे मूव करें। लेकिन इसमें हमारा टाइम बहुत ज़ाया जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स जो है वो इन चीज़ों का इंतज़ार नहीं करती। हमारी स्टेबिलिटी जो है वो आते आते आएगी। मेरा ख़्याल है जब तक ये स्टेबिलिटी आएगी, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें हादसे का शिकार हो जाएंगे और उस रेस से जो है वो अलहदा हो जाएंगे। अच्छा, अगर इकोनॉमिक, अच्छा मैं आपके सामने एक बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन रख रहा हूँ अहमद चिनाई साहब। बात ये, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैगर करती है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन करती है, तो फिर टैक्स और ये सब चीज़ें ये तो बैक बर्नर में चली जाएंगी। इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर आज ही टारगेट बना लिया जाए तो क्यों ना अच्छा हो, ना कि कल जब हम मसाइब और मुश्किलात का शिकार हों तो हमारी आंखें खुलें। जो बातें या जिन चीज़ों का इंदिया आप दे रहे हैं उससे साफ पता लग रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैगर कर रही है, स्लो डाउन कर रही है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो आप कह रहे हैं और जो हम सोच रहे हैं वो हो नहीं रहा। इकोनॉमिक ग्रोथ रुक रही है। हमारे जो आपने एक वाइटल सवाल किया कि जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं क्या वी आर मीट कर पाएगा, तो जब जून का टारगेट हमारा बुरी तरह मैं समझता हूँ मुतासर हो रहा है, जुलाई का टारगेट जो है वो मुतासर हुआ है, तो आगे जाके किस तरीके से ये रिकवरी होगी मेरी नहीं समझ में आती। अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी तल्ख हकीकत है, लेकिन जो पिछला टारगेट है वो मीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आगे जो हमने एक एम्बिशियस टारगेट 5,500 का रखा हुआ है वो तो मुझे कहीं नज़र नहीं आता। मैं यहाँ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बल्कि गवर्नमेंट की इस्लाह के लिए बात कर रहा हूँ कि ये सूरत हाल जो है
जो ये जो सूरत हाल है वो सूरत हाल बड़ी खौफनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकती है कि हम पिछला टारगेट तो क्या, अब अगला नया टारगेट तो क्या, पिछला टारगेट भी नहीं अचीव कर सकते। और ये नॉन अचीवमेंट जो है वो एक बड़ा सवालिया निशान होगी कि फिर हम अपनी तनख्वाहें कैसी पूरी करेंगे, हमने जो बजट में एलोकेशंस की हैं वो कैसे लोगों को देंगे, कैसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को फीड करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक आइंदा आने वाले एक तूफ़ान का पेश खेमा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस पर फौरी एक्शन लिया जाए, जो कोर इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए। बिज़नेस कम्युनिटी का भी मैं समझता हूँ इसमें एक बहुत बड़ा वाइटल रोल है कि जी सारी चीज़ें भूल जाएं, जो एक चीज़ें डिसाइड हो गई हैं उस पर वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उसमें अगर कोई जेन्युइन इम्पेडिमेंट्स हैं तो गवर्नमेंट को उसको ज़रूर देखना चाहिए। बाकी अब आगे की तरफ देखना चाहिए। हम पीछे की तरफ देखेंगे, जो पीछे हमें मराद थी उसके हुसूल के लिए कोशिशें करेंगे तो शायद हम आगे जो बस जा रही है, जो हल्के हल्के आगे बढ़ रही है, हम उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाएंगे और उस बस में सवार नहीं हो पाएंगे। अच्छा, इसी गुफ्तगू के तवस्सुत से मैं तमाम बिजनेस कम्युनिटी को ये बताना चाहूँ, देखो मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं सही बात बताता हूँ। जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब हुआ करते थे, मैं बताता था कि भाई आप सब लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आप आसिफ किरमानी साहब के पास जाएँ। दर हकीकत प्राइम मिनिस्टर के सबसे नज़दीकी तस्वुर किए जाने वाले शख्स हैं। अभी भी वज़ीर आज़म के जो करीबी अशख़ास हैं उनमें सर फ़हरिस्त जो हैं वो जहांगीर खान तरीन साहब हैं और नईमुल हक साहब हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि अगर बिज़नेस इंडस्ट्री के लोग उनसे ज़रा टाइम लें तो मुमकिन है कोई फ़ायदा हो। अहमद चुनाई साहब, अभी जहांगीर खान तरीन साहब हो सकता है कराची कल तो आए हुए थे, आज का मुझे उनका प्रोग्राम नहीं पता, लेकिन आप हमेशा जो है मैंने देखा है काफ़ी मारूफ शख्सियात से मुलाकात करते रहते हैं। क्या आपने उनसे कोई माजी में बात की इस सिलसिले में, या और दीगर कोई ऐसी सियासी असर रखने वाली शख्सियात से इस मुतालिक? जी देखिए, इन मुख्तलिफ लोगों से जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी की मुलाकातें चल रही हैं, चैम्बर के लेवल पे भी, फेडरेशन के लेवल पे भी और ट्रेड बॉडीज़ के लेवल पर भी। ये सारी एसोसिएशंस की मीटिंग, फिर उन्होंने इंडिविजुअल मीटिंग्स भी की हैं मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्रेड से भी। मैं समझता हूँ कि फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब आज किसी वक्त भी वापस पहुँचना चाहें अमेरिका से, और जब वो आ जाते हैं तो उनके गोशगुजार जो इकनॉमी की सूरत हाल है, जो फाइनेंस और रेवेन्यू की पोजीशन है, वो मेरा ख्याल है फौरी तौर पे रखना चाहिए कि इस वक्त फौरी प्रायोरिटी जो है वो इसी चीज़ की होनी चाहिए। और अगर ये प्रायोरिटीज़ हम अपनी डिफ़ाइन नहीं करते और हम दूसरे नॉन कोर इश्यूज़ में पड़ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि शायद मुल्क को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये बात जो आपने की बड़ी अहम है, लेकिन यहाँ पर देखें अब हुकूमत की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर हुकूमत की यही पॉलिसियाँ मईशत से या तिजारत व सनत के मौजू से निमटने के लिए रहीं तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं बड़ी सख्त बात करने लगा हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनकी पोजीशन मुस्तहकम होगी। मुझे ऐसे लगता है जो महंगाई बढ़ेगी, आवाम में भी इनकी पोजीशन गैर मुस्तहकम होगी और मकबूलियत में भी कमी आएगी। अगर ये चाहते हैं कि इनकी मकबूलियत में कमी ना आए, इनकी हुकूमत मुस्तहकम हो, तो इनको जैसे आपने ज़िक्र किया कि इन चीज़ों को टॉप प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। अब इशू आ जाता है सलूशन का। तो सर, कल मैं मईशत की किताब खोल के बैठा था, अहमद चुनाई साहब आप भी इन चीज़ों को देखते रहते हैं, उसमें जो बुनियादी चीज़ें लिखी हैं वो तो बिल्कुल आया हैं, उसमें कोई सलूशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सलूशन तो आपके सामने है। आपके ख्याल से क्या हुकूमत को सलूशन दिखाई नहीं दे रहा? क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ये मुझे समझाएं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्यों दिखाई नहीं दे रहा, जबकि किताब के देखिए जी देखिए, अब ये हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें, किताबों की बात करना छोड़ दें। किताबें में जो कुछ लिखा है वो अपनी जगह पर है, वो एक आइडियल सर्कमस्टांसेस में चीज़ें होती हैं। हम इस वक्त कोई आइडियल सिचुएशन में नहीं है, आइडियल सर्कमस्टांसेस में नहीं है। हमने ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना है कि इस वक्त लोगों की क्या ज़रूरत है, इस वक्त मार्केट क्या कहती है, और इस वक्त हमारा जो पूरा निज़ाम है वो किस डगर पे चल रहा है। हम अगर ये समझ लें कि जी रातों रात हम पूरे निज़ाम को चेंज कर देंगे और जो 5 साल वाला काम है, जो इम्प्रूवमेंट का काम है, जो इस्लाहात का काम है, जो पिछले 60-70 साल का बिगाड़ा है, तो हम ये 60-70 दिन में ये बिगाड़ा ठीक नहीं कर सकते। हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ आना चाहिए था। ये गवर्नमेंट 5 साल की गवर्नमेंट है, ये 5 दिनों की गवर्नमेंट या 5 महीनों की गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन जिन्होंने बिगाड़ा है वही तो काबीना में बैठे, 5 साल के नाराज ना हो जाए। जो जिन लोगों ने बिगाड़ा, मतलब जिन लोगों ने माजी में हुकूमतें संभाली हैं,
वही लोग आजकल क़यादत में ना, माजरत क्या करूं, वो बुजुर्ग की दुआ है, अहमद चुनाय साहब सच ज़ुबान से निकल जाता है, वो कभी कभार इस लुकनत की वजह से कोई मसला ना हो जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मैं आपसे गुफ्तगू करता हूं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जनाब कि हमारे मुल्क के अंदर जो माशी तरक्की है उसकी रफ्तार को तेज़ करने पर तवज्जो देनी पड़ेगी, इसको टॉप प्रियोरिटी बनाना पड़ेगा। और माजी के अंदर अगर चीज़ें गलत होती रहीं तो अब ठीक करने में वक्त लगेगा, लेकिन माजी के अंदर जो ख़राबियाँ हुई उनको ठीक करने के लिए वही लोग इस्तेमाल किए जाएंगे। खैर, एनीवे, अशफाक तोला साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि माहिर हैं टैक्स उमूर के। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में अशफाक तोला साहब। क्या हाल है अली, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है अशफाक तोला साहब, काफ़ी अरसे के बाद आज आपसे गुफ्तो शनीद हो रही है। बात यह है कि अब दोबारा से बैक टू स्क्वायर वन आ गए हैं। हुकूमत का या हुकूमती नुमाइंदों का दावा यह है कि माजी में मुल्क की मईशत के साथ बहुत बुरा हुआ है, बड़ी तबाहकारियाँ हुई हैं। मुस्तकबिल में जाते हुए अशफाक तोला साहब, सवाल तो ये पैदा होता है कि इतना एम्बिशियस टारगेट टैक्स का रखा गया है, आपके ख्याल से क्या स्टैगरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ये अचीवेबल है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अली, इशू दो तीन बड़े आप देखते हैं ना इंटरकनेक्टेड है। आपका पूरा IMF का जो प्रोग्राम, अगर आप उसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे आफ्टर एग्रीमेंट की, उसमें एक एक जगह पे इस 5,550 अरब को ही बेसिस बनाया गया है। ठीक है। और ये अगर अचीवेबल है तो आगे गाड़ी चलेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक हम बुर्ज खलीफा की इमारत हमने बनाई है, अब उसकी बुनियादें जो हैं वो इस टारगेट के ऊपर बेस कर रही हैं। तो अब आप देखेंगे जब आपका खुद वो कह रहे हैं कि 2.3% ग्रोथ होगी, आपका 13% इन्फ्लेशन होगा, और आपकी अपना रेट में अगर आप देखेंगे तो अगर 1.5% में रियल रेट के ऊपर लेके जाओ तो 14.5% की हम अगर बात कर रहे हैं, तो इसमें ग्रोथ स्टेगनेंट तो उन्होंने खुद वर्कआउट करके दिए 3%। और अगर ये आपको टैक्सेशन मिलेगा एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट से मिलेगा। अगर इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट से मिलता है और अगर आपकी सेविंग्स नहीं होती तो मेरा ख्याल है ग्रोथ के चांसेस आगे जो ट्रेजेक्ट्री है वो इतनी मेरा ख्याल है हमें वायबल या विजिबल नजर नहीं आ रही। तो आई डोंट नो, एक पार्ट तो ये है कि क्लासिकल इकोनॉमी के स्टूडेंट की हैसियत से अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि वो एक साइकिल बिल्कुल बना के देते हैं और ये विशियस साइकिल घूमती रहती है, जहां से आप ये कहते हैं कि ग्रोथ को आप कंप्रेस करें, कंप्रेस करने के बाद अपने फंडामेंटल्स को ठीक करें, और उन फंडामेंटल्स को ठीक होते होते ऑटोमेटिकली एक आपकी ग्रोथ में आपकी इम्पेडिमेंट्स खत्म होते जाएंगे और आप ऊपर। ठीक है, मगर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि क्या फंडामेंटल सही थे कि गलत थे। आपकी जो एसेट्स हैं, जो नेचुरल एसेट्स हैं, वो सबसे बड़ी है आपकी लैंड और आपका अनस्किल्ड लेबर। जब तक आप उसको फुली यूटिलाइज नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता आपकी ग्रोथ को आप पहिए लगा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला आपका ये है कि आपकी पैरेलल इकोनॉमी, जो मुतवाजी इकोनॉमी जिसको मैं कहता हूँ, वो आपकी इकोनॉमी के बराबर खड़ी, और अगर उसमें डेली बेसिस पे उसके एवेन्यूज ऐसे हैं जो कि जिनमें इजाफा होता रहता है, और उसके एवेन्यूज की वजह से उसकी जो ग्रोथ है ना, वो और आपकी नॉर्मल इकोनॉमी यानी जो अपसाइड इकोनॉमी है, जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी है, वो बराबर खड़ा। तो अगर ये आप क्लिप नहीं करेंगे, आप इसको क्लिप करने के लिए 3-4 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले जो रियल एस्टेट की जो रेट है उसमें आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, इट्स अ गुड ओमन क्या आप कर रहे हैं। दूसरा इसमें ये है कि बेरल सर्टिफिकेट को आप ग्रेजुएट करके नीचे से इसको खत्म कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। तीसरी बात ये है कि आपने कैश ट्रांजैक्शन पे क्लिप लगानी शुरू कर दी है। चौथी बात ये है कि टैक्स इवेजन के लिए आप कह रहे हैं कि CNIC वगैरह,
पांचवी बात ये है कि आपकी नोट की रिप्लेसमेंट का आप प्लान मेरा ख्याल है कोवर्ट बना रहे होंगे कि आप पॉलीमर नोट ले लीजिए ताकि ट्रैकिंग हो जाए। ये सारे प्लान आपको मेरा ख्याल है इन फील्ड आके सबसे पहले जितनी हम चीजों को क्लिप कर रहे होते हैं पहले इसको आप लेके आए और हर 2 साल 1 साल 3 साल का प्रोग्राम बना के सबके अच्छा, सामने। लेकिन अशफाक तोला साहब देखें, इंडिया के साथ हम खुद को कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टेप्स हम ले लेंगे पाकिस्तान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे विल बी डिजास्टर्स फॉर आवर इकोनॉमी, क्योंकि आपने पहले स्टेट किया है कि जितनी हमारी इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है उतनी ही पैरेलल इकोनॉमी भी एग्जिस्ट करती है, विच इज़ अनडॉक्यूमेंटेड। बट दिस कैन ओनली बी एन ओपिनियन डेफिनेटली, बट व्हाट आई फील इज़ कि अगर लोगों का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ख़राब हो जाता है तो लोग शायद डिस्करेज हो जाए। आप मेरे साथ लाइन पर हैं, अहमद चुनाय साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद चुनाय साहब, आपने अशफाक तोला साहब की बात सुनी, बड़ी मुतवाज़िन गुफ्तगू की उन्होंने, दोनों एंगल्स उन्होंने प्रेजेंट किए, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, too little time and too much to do you think, Ahmed Chunai sahab, we will be successful in doing this and it can turn out to be a counterproductive exercise? क्या कहते हैं आप? देखिए, अशफाक तोला साहब जो बात कर रहे हैं वो ओवरऑल इकोनॉमिक पोजीशन के ऊपर चल रहे हैं। हमें राइट नाउ इमीडिएटली जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उस पर बात करनी चाहिए कि हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। अगर कारोबार स्टैंड स्टिल हो जाता है, चीज़ें मूव नहीं कर रही होती, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये सारा टैक्स कलेक्शन, ये सारी एम्बिशियस टारगेट जो है उसको हम अचीव कर लें किसी तरीके से। हमारे ट्रेडर्स जो हैं, जब हमने पैरेलल इकनॉमी की बात की तो शायद हमारी पैरेलल इकनॉमी जो है वो आज भी 80% है। ग्राउंड रियलिटी की बात करें, किताबी बातें तो अपनी जगह पे बहुत हैं कि जी हमने ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर दी हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट कर दी हैं तो कैश ट्रांजैक्शंस मार्केट में जो है वो बेतहाशा आज भी हो रहे हैं, और इतने कैश ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं कि अब जहाँ बैंकों पे आपने क्लिप्स लगा दिए हैं तो लोग कहते हैं कि जी कैश में माल ले जाओ, कैश में माल दे जाओ, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम इस तरीके से चीज़ों को जो है वो ठीक नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये बतदरीज काम होगा। 5 साल की गवर्नमेंट है, 5 साल का प्लान लेकर आना पड़ेगा। मैं खुदा न खास्ता इस हक़ में नहीं हूँ कि ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड ना हो, चीज़ें बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड हों, लेकिन हमें लोगों को उस तरफ लाने के लिए कोई इंसेंटिवाइज भी देना पड़ेगा, कोई इनको रास्ता देना पड़ेगा। जब तक हम इस 80% ब्लैक मनी को एग्ज़िट नहीं देंगे, प्रॉपर एग्ज़िट, एब्रप्ट एग्ज़िट देने की हम बात करेंगे कि जी हम आपको पकड़ लेंगे, बेनामी चीज़ें जो हैं वो बंद कर देंगे, आप जो हैं वो अब इस तरह काम नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ कि लोग जो हैं वो फिर मायूस भी हो जाएंगे और बगावत के भी उतर आएंगे कि ठीक है, हम देखते हैं हम कैसे काम करते हैं। बात यह है कि हमें लोगों को बताना है कि ये सारे हमारे लोग हैं, ये सारे जो सिनारी में बैठे हुए हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, जो भी लोग हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, हमें उनको प्रॉपर एग्ज़िट देकर एक नेशनल एम्बिट में लेकर आना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसके इफेक्ट जीडीपी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अशफाक तोला साहब से क्लोजिंग जी कुछ और कहना चाह रहे हैं जी, माजरत चुनाय साहब। अच्छा चले, मैं आगे मैं यही कह रहा था कि जब हम नेशनल एम्बिट में लेकर आएंगे तो फिर चीजें मेन स्ट्रीम में आएंगी। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे मैं अशफाक तोला साहब की जानिब जाता हूँ। अशफाक तोला साहब, अब आपने गुफ्तगू सुनी, पहले भी यही बात हो रही थी कि वन टाइम ओपन एग्जिट मिले और लोग जो हैं वो अपने आप को आए, लेकिन ये बड़ा रिस्ट्रिक्टेड किस्म का, जैसे इन्होंने कहा कि एग्जिट दिया इस दफा, तो पहले भी इस पर काफी डायलॉग होता रहा था। क्या राय देते हैं आप अशफाक तोला साहब? आई हैव जस्ट फ्यू सेकंड्स लेफ्ट जी। मैंने यही कहा था आपको अली के ये आपको प्लान देना पड़ेगा एग्जिट का। मैंने भी यही कहा था 5 साल का नहीं, 1-1 साल का आपका करना पड़ेगा, बिकॉज कि आप बहुत पीछे रहे। दूसरी बात ये, जो IMF का मुआहदा है ना, मैं आपको हकीकत बता देता हूँ, ये आपकी रेत की फाउंडेशन पे बुर्ज खलीफा आपने खड़ा कर दिया है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसको हम एग्जीक्यूट कर सकें विद ड्यू रिस्पेक्ट इन पॉलिसी। दूसरी बात ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये चीज जो अहमद कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे एक अफसोस ये होता है कि हम हर दूसरे साल एमनेस्टी भी लेके आते हैं, अहमद भी खड़े होते हैं, मैं भी खड़ा होता हूँ, आप भी खड़े होते हैं, हम हर को परसुएट कर रहे होते हैं कि भाई जान छुड़ाओ, जान छुड़ाओ, जान छुड़ाओ। और इस मरतबा भी जान छुड़ाने के लिए हमने बहुत सारे लुकमे दिए लोगों को। हमने तो फ्री कंसल्टेंसी देनी शुरू कर दी थी कि यार कम से कम आओ यार, ऐड करो अपनी जान छुड़ाओ। मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ कितने लोगों को हमने फ्री काम की। मगर बात सिर्फ इतनी की है, लोग इस बात पे राजी ही नहीं है। वो कहते हैं जी हम कैश इकोनॉमी के अलावा बात नहीं की, जैसे अहमद साहब कह रहे थे कि वो कह रहे कि कैश में माल ले जाओ, कैश में माल ले जाओ। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि बैंकों से डिपॉजिट विड्रॉ होने के भी कभी इम्कानात हैं,
तो ये सारी चीजें आपकी मईशत, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, लेकिन मैं चाहता है इस पर बहस हो, थोड़ी गुफ्तगू हो, ये बड़ी आम चीज़ों की जानिब आप जो है वो निशानदेही कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों के अंदर आप दोनों को दावत, मेरे पास वक्त कम है प्रोग्राम के अंदर। वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।